हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉकेट मैथ्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और इस वीडियो में हमारा टॉपिक है सर्कुलर परम्यूटेशन। तो आइए देखते हैं व्हाट इज सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन मतलब अगर मान लीजिए मैंने n ऑब्जेक्ट्स को एक सर्कल में अरेंज किया है, एक सर्कल में अरेंज किया है। अब देखने वाली बात है कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर परम्यूटेशन। अब मान लीजिए ये जो n ऑब्जेक्ट्स थे, n ऑब्जेक्ट्स थे O1, O2, O3, O4, O5 अप टू ऐसे करके मान लीजिए n ऑब्जेक्ट्स थे। अब और ये थी मान लीजिए चेयर्स वन, पोजीशन टू, पोजीशन थ्री, ऐसे करके हमारे पास पूरी n पोजीशंस थी। अब मैं ये बोलता हूं कि सर्कुलर परम्यूटेशन मतलब कि अगर मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट्स बैठे हुए हैं, अगर इनकी रिलेटिव पोजीशन सेम रहती है, भली O1 मेरा आके O2 पे बैठ जाए, मान लीजिए O1 आके O2 पे बैठ जाए, बट इनकी रिलेटिव पोजीशन सेम है, मतलब अगर सब लोग एक एक चेयर शिफ्ट कर जाएं तो रिलेटिव पोजीशन टेक्निकली सबकी सेम रही। तो ये पूरे वेज को मैं एक ही तरीका मानूंगा, तो वो हो जाएगा मेरा सर्कुलर परम्यूटेशन। आई होप आपको समझ आया हो कि सर्कुलर परम्यूटेशन एक नॉर्मल सिंगल लाइन परम्यूटेशन से कैसे अलग है। सिंगल लाइन परम्यूटेशन में आप ये देखिए, अगर मान लीजिए यहां पर मैंने ए बी सी डी ई को बिठा दिया और इसी को मैंने अगर एक तरफ शिफ्ट कर दिया, सबको राइट साइड ए बी सी डी, और आखिरी में ई को इधर ला दिया, तो ये दोनों परम्यूटेशन अलग होंगे। लेकिन सर्कुलर परम्यूटेशन के केसेस में दोनों ही मेरे सेम हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं इनकी एक माला बनाऊं, अगर सोचा जाए, तो अगर ये हो जाता है ए बी सी डी ई और यहां पर हो जाता है ए बी सी डी ई, इनकी रिलेटिव पोजीशन आपस में सेम है। मतलब ए के जो लेफ्ट में है और ए के जो राइट में है, इधर भी ए के जो लेफ्ट में है और ए के जो राइट में है, ये दोनों सेम है। सिमिलरली सारे ही ऑब्जेक्ट्स के लिए मेरे पास सेम है। तो यहां पर हम देखेंगे ये जो मेरे पास दोनों नंबर ऑफ वेज हो गए, ये दोनों वेज को मैं एक ही वे काउंट करूंगा, ये कोई अलग अलग यूनिक वेज नहीं है। आगे हम फॉर्मूला भी देखेंगे। पहले मैं एक आपको बेसिक एग्जांपल बता दूं सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स का। अगर हम एग्जांपल के टर्म्स में अगर बात करें, तो मान लीजिए हमारे पास चार बॉल्स हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो। इनको मेरे को अगर एक सर्कल में अरेंज करना है, इन बॉल्स को अगर मेरे को नॉर्मल इनको एक लाइन में अरेंज करना होता, तो मेरे पास नंबर ऑफ वेज कितने हो जाते? 4 फैक्टोरियल। उनमें मेरे पास वेज कौन कौन से होते? मान लीजिए इधर है रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। एक केस ये हो सकता था, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। एक केस ये हो सकता था, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। और एक केस ये हो सकता था, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। लीनियर परम्यूटेशन में अगर हम सोचें तो सोचा जाए तो ये चारों केसेस अलग हैं, पर जब इन चारों को अगर हम सर्कल में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये क्या था? रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। सेकंड वाला हमारा क्या बन जाता? रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। थर्ड वाला क्या बनता? रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। सिमिलरली जो फोर्थ बनता, फोर्थ मेरा बन जाता रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। अगर आप इन चारों सर्कल्स को देखेंगे, अगर आप इन चारों सर्कल्स को देखेंगे, तो रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो की रिलेटिव पोजीशन एक ही है। तो इसीलिए इसमें मेरे पास, अब आप सोचें, तो हर चार कॉम्बिनेशन मेरे, आप देखें यहां पर, तो ये हर चार कॉम्बिनेशन मेरे एक यूनिक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। हर चार लीनियर परम्यूटेशन मेरा एक कॉमन परम्यूटेशन बना रहा है सर्कुलर के टर्म्स में। तो टोटल अगर मान लीजिए मेरे पास 4 फैक्टोरियल लीनियर परम्यूटेशन थे, तो इससे मेरे सर्कुलर कितने बन जाएंगे? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4, विच इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। आई होप ये क्लियर होगा। अगर हम उसको जेनरिक टर्म्स में बोलें, अगर एन ऑब्जेक्ट के टर्म्स में बोलें, तो अगर मान लीजिए हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स थे, O1, O2,
O3 अप टू ON। अब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कितना बनता, इनके लीनियर वे कितने होते अरेंज करने के, n फैक्टोरियल होते। अब अगर इनको मेरे को सर्कल में अरेंज करना है तो ऐसे n अलग अलग टाइप के सर्कल होते। मान लीजिए एक बार O1 इधर बैठा है, एक बार O1 इधर बैठा है, एक बार इधर बैठा है, और बाकी सब की रिलेटिव पोजीशन सेम है। तो आप देखेंगे कि इसके n केसेस के करस्पॉन्डिंग, लीनियर के n केसेस के करस्पॉन्डिंग मेरे पास सर्कुलर का एक ही केस बनता है। तो इसके n फैक्टोरियल केसेस के करस्पॉन्डिंगली मेरे पास कितने बनेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n केसेस बनेंगे, विच इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये होता है मेरा मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि अगर मेरे को n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को, यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, ये हम बातें कर रहे हैं अभी डिस्टिंक्ट के केस में। अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट नहीं होती और अगर सेम ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं तो हम जो भी बात करेंगे वो हम पहले ही वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसी अकॉर्डिंग हम आगे करेंगे। तो आइए, अच्छा अब आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि यहां पर जो सर क्लॉकवाइज और जो एंटी क्लॉकवाइज है, इनको मैं अभी भी डिफरेंट वेज मान रहा हूं। पर अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक नेकलेस है, नेकलेस में चाहे मैं सर्कुलर हो चाहे मतलब सॉरी आई मीन अगर क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, नेकलेस दिखेगा मेरा एक जैसे ही। तो जहां पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी अगर सेम हो जाता है, जहां पर मेरे को बेसिकली सेम नहीं हो जाएगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बीच का अगर मैं डिस्टिंक्शन खत्म कर दूं, तो जो मेरे पास नंबर ऑफ यूनिक केसेस बचेंगे वो बचेंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2। आई होप ये क्लियर हो। आइए अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 रेड, 1 ब्लू, 1 ग्रीन एंड 1 वाइट प्लेट कैन बी अरेंज्ड ऑन अ सर्कुलर टेबल। अच्छा, मान लीजिए अगर हमारे पास ये जो दो रेड हैं, अगर ये R1 और R2 हो जाती, अगर ये आइडेंटिकल नहीं होती, अगर ये डिस्टिंक्ट होते, तो मेरे पास टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स थे। इन 5 ऑब्जेक्ट्स को मेरे को सर्कुलर टेबल पे अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाते, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाते, मतलब 4 फैक्टोरियल हो जाते। अब क्योंकि R1 और R2 मेरे पास सेम है, तो इन दोनों के हर यूनिक केस के करस्पॉन्डिंगली मेरे पास इधर एक ही केस आएगा। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये हमने पिछले वीडियो में देखा है कि अगर हमको अरेंज करना होता है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को तो हम कैसे करते हैं, तो हम क्लियर कट उसमें n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल किया कर देते थे, क्योंकि इसके जो भी मेरे दो यूनिक केसेस बनेंगे वो बेसिकली सेम ही केस हैं। R1 और R2 को अगर मैं मान लीजिए R1 R2 पकड़ूं या R2 R1 पकड़ूं, है ये मेरी बात एक ही, क्योंकि R1 और R2 सेम है। तो हर दो केसेस के करस्पॉन्डिंगली मेरे पास एक ही केस बनेगा। तो 4 फैक्टोरियल केसेस के करस्पॉन्डिंगली मेरे पास 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल केसेस बनेंगे, विच इज इक्वल टू 24 अपॉन 2 विच इज 12। आई होप ये क्लियर होगा। यहां पर हमने सर्कुलर परम्यूटेशन का भी कंसेप्ट यूज किया और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का कंसेप्ट भी यूज किया है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि मान लीजिए मिस्टर अंबानी ही इनवाइट्स ऑल द 11 प्लेयर्स, मान लीजिए अब इनकी टीम जीत के आई है मुंबई इंडियंस कहीं से, तो ऑल द 11 प्लेयर्स फॉर अ राउंड टेबल डिनर। इन लोगों ने सोचा कि अब हम एक राउंड टेबल डिनर करेंगे, तो अब हमको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच सिटिंग पैटर्न कैन बी अरेंज्ड। मतलब ये लोग आपस में किस पैटर्न में बैठेंगे, ऐसे नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं। इफ एक कंडीशन लगा दी अंबानी सर ने, अंबानी जी बोलते हैं कि मेरे को कैप्टन और वाइस कैप्टन अपने अगल बगल में चाहिए। चलिए जी, तो हमारे पास टोटल, पहली बात तो हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, टोटल ऑब्जेक्ट्स हो गए हमारे पास 11 प्लस 1 जिनको हमको अरेंज करना है, मतलब 12। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, अंबानी जी को कैप्टन और वाइस कैप्टन के बगल में ही बैठना है। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो कैप्टन है, वाइस कैप्टन है और जो अंबानी जी हैं, इनको हमने एक रोप से बांध दिया। ये तीनों अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही एंटिटी है। इन तीनों को अभी के लिए थोड़ी देर के लिए हम सिंगल एंटिटी मानते हैं। तो अब हमारे पास टोटल एंटिटीज कितनी बची,
टोटल एंटिटीज अब कितनी बची हमारे पास? टोटल 9 प्लेयर्स बचे प्लस इनकी एक मिला के ये टोटल 10 एंटिटी बची। अब इन 10 एंटिटी को मैं सर्कल के इस सर्कुलर टेबल के अराउंड अरेंज करने की कोशिश करता हूं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे इन 10 के करस्पॉन्डिंगली? इन 10 के करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे मेरे पास 9 फैक्टोरियल। आई होप ये क्लियर हो। अब होगा क्या, ये 9 फैक्टोरियल के केसेस जो बनेंगे, अब हर एक केस के करस्पॉन्डिंगली मेरे पास एंटिटी, मैंने एक कॉमन एंटिटी क्या मानी थी? कैप्टन, वाइस कैप्टन और अंबानी। ऐसा भी हो सकता है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन इनके इधर लेफ्ट हैंड साइड हो और राइट हैंड साइड हो, या उल्टा भी पॉसिबल है कि अगर वाइस कैप्टन इनके लेफ्ट हैंड साइड हो और कैप्टन इनके राइट हैंड साइड हो। तो हर एक केस के करस्पॉन्डिंगली मेरे पास 2 केसेस बनते हैं, कैप्टन और वाइस कैप्टन का परम्यूटेशन। तो मेरे पास फाइनल आंसर कितना आ जाता है? फाइनल आंसर आ जाएगा मेरे पास 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल लिखना चाहिए वैसे तो। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप लोग कमेंट्स में बताइए। थैंक यू सो मच।